कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां सुप्रीम कोर्ट कुछ गरीब मजदूरों का रुका हुआ वेतन दिलाने के लिए हफ्तों के भीतर पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को हरकत में ला देता है। ये तो बहुत ही अच्छी और सकारात्मक तस्वीर है व्यवस्था की। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब उसी देश की एक दूसरी तस्वीर देखिए, जहां एक 23 साल के नौजवान को एक मामूली सी हाथापाई के आरोप में जेल में डाला जाता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम उसे अगले 54 साल तक भूल जाता है। बाप रे, 54 साल, मतलब आधी सदी से भी ज्यादा। जी हाँ, 54 साल। और देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ही देश की दो असली तस्वीरें हैं। बिल्कुल। और ये जो विरोधाभास है ना, यही दरअसल आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। सही कहा। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम उन्हीं अदृश्य तारों और पेचों को खोलने वाले हैं जो इन दोनों ही तस्वीरों को असल जिंदगी में संभव बनाते हैं। और ये तार जुड़े हैं दो बहुत ही भारी भरकम शब्दों से, संविधान और राजव्यवस्था। हाँ, क्योंकि जब हम आमतौर पर संविधान की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही पवित्र और मतलब एक आदर्श दस्तावेज लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन वो कागज का दस्तावेज असल जिंदगी में काम कैसे करता है, या कई बार काम करने में कैसे पूरी तरह फेल हो जाता है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए इन शब्दों को आसान बनाने का ही हमारा उद्देश्य है आज। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वहीं हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तय होती है। तो इस भारी भरकम कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आसान बनाते हैं। हाँ, मुझे इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तुलना याद आ रही है। मान लीजिए हमारा जो संविधान है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन रेसिपी बुक है। अरे वाह, ये अच्छा उदाहरण है ना? मतलब उसमें हर डिश को बनाने का एकदम सटीक तरीका लिखा है, हर मसाले का माप तय है। लेकिन सिर्फ एक किताब को किचन के टेबल पर रख देने से तो खाना खुद ब खुद पककर तैयार नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं। उसके पाकिट पन्नों में जो विधि लिखी है उसे हकीकत में बदलने के लिए आपको एक पूरी रसोई चाहिए, बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, और सबसे जरूरी एक शेफ चाहिए। हाँ, एक ऐसा शेफ जो निर्देशों को सही नियत और कुशलता के साथ लागू कर सके। मतलब जो ये तय कर सके कि आंच कितनी रखनी है, कब मसाले डालने हैं। सही बात है। तो यही रसोई, बर्तन और शेफ मिलकर राजव्यवस्था या कह लें पॉलिटी कहलाते हैं। मतलब संविधान एक वैचारिक ढांचा है और राजव्यवस्था वो मशीनरी है जो उसे धरातल पर उतारती है। तो चलिए इस रेसिपी बुक के सबसे बुनियादी सिद्धांत से ही शुरू करते हैं। अगर हम इन शब्दों के एकदम जड़ में जाएं, तो संविधान शब्द सम और विधान से मिलकर बना है, जिसका सीधा सा मतलब हुआ समान कानून। मतलब एक ऐसा नियम जो देश के हर एक व्यक्ति पर बिना किसी भेदभाव के लागू होता हो, चाहे वो कोई अमीर आदमी हो या कोई आम नागरिक। बिल्कुल। और देखिए, ये समानता केवल अधिकार देने तक ही सीमित नहीं है। मतलब जब पाबंदियां लगती है ना, तब भी ये समानता दिखनी चाहिए। अच्छा, पाबंदियों में समानता कैसे? जैसे इंटरनेट के अधिकार का ही उदाहरण ले लीजिए। आज के इस डिजिटल युग में इंटरनेट एक बुनियादी जरूरत बन गया है। जब व्यवस्था इंटरनेट की सुविधा देती है तो वो सबको समान रूप से मिलती है। हाँ, वो तो है। लेकिन मान लीजिए किसी क्षेत्र में दंगे भड़कते हैं या कोई बहुत गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है, तो प्रशासन क्या करता है? इंटरनेट बंद कर देता है। हाँ। मतलब जब अधिकार छीना जाएगा या कहीं कुछ समय के लिए रोका जाएगा, तब भी वो समानता के सिद्धांत पर ही काम करेगा। एकदम सही। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक खास मोहल्ले या किसी रसूखदार नेता का इंटरनेट चलता रहे और बाकी पूरे शहर का बंद हो जाए। अगर पाबंदी लगेगी तो वो सबके लिए समान होगी। बिल्कुल समान होगी। नियम लागू होने में भी समान है और विशेष परिस्थितियों में निलंबित होने में भी। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब समाज का कोई वर्ग इस समानता को मानने से ही इनकार कर दे। हाँ, तब तो वो रेसिपी बुक खुद चल के कुछ नहीं कर सकती, है ना? इस बात को गहराई से समझने के लिए हमारे सामने स्रोत सामग्री में अनुच्छेद 17 का एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को खत्म करना। मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हम एक चाय की दुकान की कल्पना करते हैं। दो लोग चाय पीने जाते हैं। चाय बनाने वाला एक व्यक्ति को जानता है और उसे कांच के साफ ग्लास में चाय देता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति से वो उसकी जाति पूछता है और निचली जाति का होने के कारण उसे कुल्हड़ में चाय पकड़ा देता है। देखिए, ये साफ तौर पर भेदभाव है, जिसे हमारा संविधान उसका अनुच्छेद 17 पूरी तरह से गलत ठहराता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेंच भी तो है। वो क्या? संविधान ने अनुच्छेद 17 में ये तो लिख दिया कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध होगा, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि इसकी सजा क्या होगी। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप।
मतलब कौन सी अदालत इसकी सुनवाई करेगी, पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, संविधान केवल दिशा निर्देश दे रहा है यहाँ। हाँ, क्योंकि अगर वो चाय वाला अकड़ कर कहे कि मैं तो इसी तरह चाय दूंगा, तो संविधान की किताब में से कोई हाथ निकल कर तो उसे गिरफ्तार करने से रहा। बिल्कुल। और यहीं पर राजव्यवस्था की भूमिका शुरू होती है। उस किताब को ताकत देने के लिए हमारी संसद आगे आती है, जो कि राजव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, इस भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए ही संसद ने एक विस्तृत कानून बनाया, जिसे हम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहते हैं। तो मतलब ये कानून उस शेफ के हाथ का वो औजार है जिससे वो रेसिपी को असल में पकाता है। बहुत खूब, बिल्कुल यही बात है। इस अधिनियम ने एकदम स्पष्ट किया कि अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है तो उसे कम से कम 1 महीना और अधिकतम 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अब समझ में आया। तो इस कानून को लागू कौन करेगा? पुलिस। और सजा कौन तय करेगा? न्यायपालिका। हाँ, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर राजव्यवस्था बनाते हैं, जो अनुच्छेद 17 के उस एक वाक्य को समाज में एक ठोस हकीकत में बदल देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि व्यवस्था हमारे अधिकारों की रक्षा कर रही है। लेकिन मैं सोच रहा था, इस पूरी मशीनरी को देखकर एक डर भी तो पैदा होता है। कैसा डर? यही कि पुलिस, अदालत, संसद, इनके पास तो एक तरह से असीमित ताकत आ गई। क्या ये शेफ इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो अपनी ही मर्जी चलाने लगे? ये तो है। मतलब वो आम लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही कुचल दे? आखिर इस राजव्यवस्था की सीमाएं क्या हैं? देखिए, ये किसी भी लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसीलिए संविधान ने राजव्यवस्था की शक्तियां तय करने के साथ साथ उसकी सीमाएं भी बहुत सख्ती से तय की हैं। अच्छा। हाँ, और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के मामले में अनुच्छेद 21 सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आता है। यह हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। राइट टू लाइफ। बिल्कुल। और न्यायपालिका ने समय समय पर इसकी इतनी व्यापक व्याख्या की है ना, कि इसमें सिर्फ सांस लेना ही नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीना शामिल है। अरे, और शायद यही कारण है कि इस गरिमापूर्ण जीवन के तहत शांति से सोने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार माना गया है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है कई लोगों को। बिल्कुल। लेकिन 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो हुआ, वो इस अधिकार की अहमियत को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। रामलीला मैदान का वो घटनाक्रम तो भारतीय राजव्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर है। आपको याद ही होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। हाँ, बिल्कुल याद है। 4 जून की आधी रात को जब हजारों की भीड़ पंडाल में सो रही थी, तब पुलिस ने अचानक सोते हुए लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर दिया। बाप रे, सोते हुए लोगों पर? हाँ, और पुलिस तो राजव्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन यहाँ उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपनी सीमा लांघी। और फिर न्यायपालिका ने बीच बचाव किया। मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही स्पष्ट था इसमें। कोर्ट ने कहा कि नींद मनुष्य की एक जैविक आवश्यकता है। बिल्कुल, ये उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हाँ, तो शांति से सो रहे लोगों पर आधी रात को हमला करना, जब वे कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे, सीधे तौर पर उनके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। राजव्यवस्था का काम लोगों की रक्षा करना है, दहशत फैलाना नहीं। एकदम सही। कोर्ट ने उस पुलिस कार्रवाई को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि राजव्यवस्था अगर अपनी हदें पार करती है तो संविधान उसे वापस उसकी सीमा में धकेल देता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा प्रतिवाद करना चाहूंगा। एक सवाल है मेरे मन में। हाँ, पूछिए। ये तर्क तो बहुत अच्छा है कि सोने का अधिकार मौलिक है, लेकिन अगर कल को कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा अनुच्छेद 21 मुझे सोने का अधिकार देता है, इसलिए मैं तो शहर के सबसे व्यस्त चौराहे के बीच में अपना बिस्तर लगाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। या कोई कहे कि मैं तो रिजर्व बैंक के मुख्य दरवाजे पर सोऊंगा, तो क्या व्यवस्था उसे ऐसा करने देगी? अधिकार तो मौलिक है ना। देखिए, यहीं पर व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक व्यवस्था के बीच का जो संतुलन है वो काम आता है। कोई भी मौलिक अधिकार असीमित नहीं होता, मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता। अच्छा, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। हाँ, अधिकारों के साथ युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जुड़े होते हैं। अगर आप चौराहे पर सोते हैं तो आप यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो है। दूसरों को परेशानी होगी। बिल्कुल। आप दूसरों के आने जाने के अधिकार को बाधित कर रहे हैं। रामलीला मैदान में लोग एक तय और अनुमति प्राप्त जगह पर शांति से लेटे थे। समझ गए।
संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन राज व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि आपके अधिकारों का दायरा वहीं खत्म हो जाए जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। मतलब ये संतुलन समझना बहुत जरूरी है। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए ये भी तय किया गया है कि आपातकाल जैसी गंभीर स्थिति में भी सरकार निरंकुश न हो जाए। बिल्कुल सही है। हाँ, देखिए, जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो राज व्यवस्था को कुछ असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं। जैसे अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले कई अधिकार, कहीं भी बेरोकटोक घूमने या इकट्ठा होने का अधिकार, ये तुरंत निलंबित हो जाते हैं। 1975 के आपातकाल के दौरान व्यवस्था ने इन शक्तियों का जिस तरह इस्तेमाल किया, उसने देश को एक बड़ा सबक दिया। और उसी सबक का नतीजा था 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इस संशोधन ने राज व्यवस्था के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना आपातकाल में भी नामुमकिन है। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि इस संशोधन ने स्पष्ट रूप से यह स्थापित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब 20 और 21 हमेशा लागू रहेंगे। हमेशा। अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से सजा मिलने या खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर होने से बचाता है। और 21 तो हमने बात की ही, जीवन का अधिकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपातकाल के नाम पर सरकारें किसी को भी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के जेल में नहीं डाल सकती। बिल्कुल। ये संशोधन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो भविष्य की सभी सरकारों के हाथ बांध देता है कि वो जीवन का अधिकार नहीं छीन सकती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अधिकारों को लागू करने और सरकार को सीमा में रखने के लिए कुछ ठोस संस्थाओं की जरूरत होती है ना? एकदम सही। बिना संस्थाओं के तो ये सब सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये संस्थाएं कौन सी हैं और ये काम कैसे करती हैं। अगर हम स्रोत सामग्री के हिसाब से इन संस्थाओं के ढांचे को देखें तो इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 3 मुख्य श्रेणियां। हाँ, तो पहली श्रेणी तो बहुत ही स्पष्ट है, संवैधानिक संस्थाएं। हाँ, संवैधानिक संस्थाएं वो हैं जो हमारी उस मूल रेसिपी बुक का एकदम अभिन्न हिस्सा हैं। मतलब जब संविधान लिखा जा रहा था तभी ये तय कर दिया गया था कि कुछ काम इतने जरूरी हैं कि उनके लिए स्वतंत्र संस्थाएं होनी ही चाहिए। जैसे चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग। बिल्कुल, जिसका जिक्र अनुच्छेद 324 में है। या फिर करों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग। इन संस्थाओं की शक्तियां सीधे संविधान की किताब से आती हैं। मतलब कोई भी आम कानून इन्हें आसानी से बदल या हटा नहीं सकता। ये तो हो गए वो उपकरण जो रसोई बनते समय ही लगा दिए गए थे। हाँ, बिल्कुल सही तुलना की आपने। लेकिन मुझे दूसरी श्रेणी ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है। असंवैधानिक संस्थाएं जो इस पूरी व्यवस्था को ही सिरे से खारिज कर देती हैं। देखिए, असंवैधानिक संस्थाएं वे ताकतें हैं जिनका संविधान में कोई स्थान नहीं है और जो अपनी विचारधारा को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय सीधे हिंसा और हथियारों का सहारा लेती हैं। जैसे कि नक्सलवाद। हाँ, नक्सलवाद और माओवादी विचारधारा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी गांव से चारू मजुमदार के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका मूल आधार यही था कि ये राज्यव्यवस्था गरीबों और शोषितों के लिए काम नहीं कर रही है। और अगर हम थोड़ा निष्पक्ष होकर देखें तो 1950 और 60 के दशक में चीन के नेता माओ त्से तुंग ने जो कहा था वो भी इसी भावना से प्रेरित था। हाँ, माओ का क्या मानना था इस बारे में? माओ का मानना था कि सभी राजनीतिक शक्तियां बंदूक की नाल से पैदा होती हैं। उनका तर्क ये था कि अमीर आदमी तो अदालत जाकर न्याय खरीद सकता है, लेकिन जो गरीब है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसके लिए संविधान और कानून सिर्फ कागज के पन्ने हैं। देखिए, ये तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लग सकता है, खासकर उन वर्गों के लिए जिन्हें व्यवस्था ने सच में हाशिए पर धकेल दिया है। हाँ, उन्हें तो लगेगा ही कि सिस्टम उनके खिलाफ है। लेकिन परेशानी इस विचारधारा के तरीके में है ना। जब आप बदलाव के लिए हथियार उठाते हैं तो आप समान कानून के उस मूल सिद्धांत को ही खत्म कर देते हैं। और फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जंगल राज आ जाता है। बिल्कुल। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हिंसा का रास्ता अंततः उसी कमजोर वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान करता है जिसके नाम पर वो शुरू होता है। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर हमारी राज व्यवस्था या हमारा वो शेफ किसी मचल लालुंग जैसे गरीब इंसान को 54 साल तक भूल जाए, तो क्या हम उन हाशिए के लोगों को पूरी तरह दोष दे सकते हैं जिन्हें माओ की वो बंदूक की नाल वाली बात तार्किक लगने लगती है? ये एक बहुत ही तीखा लेकिन बहुत जरूरी सवाल है।
इसमें कोई शक नहीं कि राज व्यवस्था की विफलताएं ही असंवैधानिक ताकतों को पनपने की खाद देती हैं। लेकिन किसी बीमारी का इलाज ये तो नहीं है ना कि आप पूरे शरीर को ही खत्म कर दें। इसीलिए संविधान की रक्षा के लिए राज व्यवस्था अपने खुद के बचाव तंत्र का इस्तेमाल करती है। अच्छा, वो कैसे? जैसे भारत सरकार ने 1967 में ही गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे हम यूएपीए कहते हैं, वो लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि जो संगठन हथियार के बल पर देश की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, उन पर कानूनी तरीके से रोक लगाई जाए। समझ गया। ये तो ही व्यवस्था को बाहरी या हिंसक हमलों से बचाने की बात। लेकिन मुझे सबसे दिलचस्प वो हिस्सा लगा जहां व्यवस्था खुद को अंदर से अपडेट करती है। हाँ, ये बहुत रोचक है। और यहीं पर प्रवेश होता है हमारी तीसरी श्रेणी का, गैर संवैधानिक संस्थाएं, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए, गैर संवैधानिक शब्द सुनकर अक्सर ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत या अवैध है। हाँ, नाम से तो नेगेटिव ही लगता है। लेकिन इसका अर्थ केवल इतना है कि इन संस्थाओं का जिक्र 1950 में लागू हुए मूल संविधान में नहीं था। बस इतनी सी बात है। मतलब जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, नई जरूरतें सामने आई। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, 1950 की जो हमारी मूल रसोई थी ना, उसमें माइक्रोवेव नहीं था। लेकिन 1990 में जब उसकी जरूरत महसूस हुई तो राज व्यवस्था ने उसे खरीद कर रख लिया। अरे वाह, ये माइक्रोवेव वाला उदाहरण तो बिल्कुल सटीक बैठता है। और मुझे लगता है इन संस्थाओं को भी दो तरह से बनाया जाता है ना? हाँ, दो तरीके होते हैं। पहली होती है कार्यकारी संस्थाएं, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जिन्हें सीधे सरकार के एक आदेश से बना दिया जाता है। हाँ, मंत्रिमंडल सलाह देता है और राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं। जैसे हमारा पुराना योजना आयोग, या फिर उसकी जगह जो 2015 में नीति आयोग बना, वो इसी का उदाहरण है। और दूसरी तरह की संस्थाएं? दूसरी होती है सांविधिक संस्थाएं, यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज। इन्हें हमारी संसद बाकायदा एक नया कानून पास करके बनाती है। ये राज व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होता है। अच्छा, कोई उदाहरण इसका? जैसे 1990 के दशक में जब ये महसूस हुआ कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशेष संस्था की जरूरत है, तो संसद ने कानून बनाकर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। हाँ, और इसी तरह 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC बना। और मुझे तो ये जानकर सच में हैरानी हुई कि जो मानवाधिकार आयोग आज न्याय की गुहार लगाने वालों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है, उसका जिक्र तो मूल संविधान में था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। समय के साथ जब राजव्यवस्था ने देखा कि पारंपरिक पुलिस और अदालतों से मानवाधिकारों की रक्षा पूरी तरह नहीं हो पा रही है, तो उसने ये नया उपकरण, या कहें नया माइक्रोवेव, अपनी रसोई में शामिल कर लिया। ये तो सच में एक जीवित और परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। हाँ, वो जड़ नहीं होता, वो अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। चलिए, अब हम इन सभी कानूनों, अनुच्छेदों और संस्थाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके अंतिम लक्ष्य की बात करते हैं। संविधान के 4 मुख्य काम बताए गए हैं: समाज में समन्वय बनाना, शक्तियों का बंटवारा करना, सरकार पर लगाम कसना, और चौथा और सबसे अहम अंतिम लक्ष्य है एक न्यायपूर्ण समाज, यानी जस्ट सोसाइटी की स्थापना करना। बिल्कुल। लेकिन ये न्यायपूर्ण समाज असल में होता क्या है? न्यायपूर्ण समाज का मतलब है एक ऐसा ढांचा जहां समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी ये विश्वास हो कि अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो व्यवस्था उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन क्या ये आदर्श सच में हकीकत में बदलता है? हमारे पास स्रोत में 2 ऐसी घटनाएं हैं जो राज व्यवस्था के दोनों चेहरों को बेनकाब करती हैं। हाँ, दोनों ही घटनाएं बहुत आंखें खोलने वाली हैं। पहले एक सकारात्मक उदाहरण लेते हैं। 1982 के एशियाई खेलों का मामला। दिल्ली में बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे थे और ठेकेदारों ने हजारों मजदूरों को काम पर लगाया था। लेकिन उन मजदूरों को बुरी तरह शोषण किया जा रहा था। उन्हें तय न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही थी। और तब ये मामला जनहित याचिका यानी PIL के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और आपको पता है, न्यायपालिका ने असाधारण सक्रियता दिखाते हुए न सिर्फ उन मजदूरों को उनका हक दिलाया, बल्कि एक बहुत बड़ी बात स्थापित की। वो क्या? कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा देना भी एक प्रकार का बेगार या जबरन श्रम है, जो कि सीधे तौर पर अनुच्छेद 23 के खिलाफ है। वाह, यहाँ तो राजव्यवस्था पूरी तरह से सफल रही। मतलब संविधान ने जो समानता का वादा किया था, न्यायालय ने उसे सच कर दिखाया। बिल्कुल, यहाँ तो आपके शेफ ने बहुत शानदार काम किया। हाँ, लेकिन
फिर इसी राज व्यवस्था में एक ऐसी गहरी दरार भी है जिसमें गिरकर पूरी की पूरी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। अब आते हैं उस खौफनाक कहानी पर जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। मचल लालों की कहानी। हाँ, असम के मचल लालुंग। देखिए, मचल लालुंग की जो त्रासदी है ना, वो हमारी व्यवस्था के माथे पर एक ऐसा दाग है जिसे दुनिया का कोई भी तर्क नहीं धो सकता। जब 1951 में उन्हें गिरफ्तार किया गया तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। सिर्फ 23 साल। और सोचिए, उन पर कोई आतंकवाद या देशद्रोह का आरोप नहीं था। उन पर आईपीसी की धारा 323 के तहत मुकदमा था, जो कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाने या एक साधारण मारपीट का मामला होता है। अरे, ये तो एक ऐसा अपराध है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा हो सकती है या बस जुर्माना लग सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो व्यक्ति 54 साल तक जेल से बाहर ही नहीं आ पाया? ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ये राजव्यवस्था के हर एक पुर्जे के फेल होने का नतीजा था। हुआ ये कि लालुंग को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस ने चार्जशीट दायर नहीं की, मजिस्ट्रेट ने मामले की सुध नहीं ली। बाप रे। और जेल प्रशासन बस एक कैदी को अपनी बैरक में बंद करके भूल गया। मतलब सोचिए, किसी भी अधिकारी ने 5 दशक तक ये जहमत ही नहीं उठाई कि एक फाइल खोलकर देखे कि ये व्यक्ति बिना सजा तय हुए इतने सालों से जेल में क्यों सड़ रहा है। ये सोचकर ही हैरान होती है मुझे तो। 1951 से 2005 तक, मतलब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, देश में कितनी सरकारें बदल गईं, लेकिन लालुंग उसी कालकोठरी में बैठे बैठे बूढ़े हो गए। और जब उन्हें रिहा किया गया तब उनकी उम्र 77 साल हो चुकी थी। 77 साल? हाँ, और रिहा भी तब किया गया जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वही NHRC जो 1993 में बना था, उसकी टीम ने असम की जेलों का दौरा किया और इस खौफनाक सच को दुनिया के सामने उजागर किया। तो लालुंग का मामला ये साबित करता है कि आप कितनी भी शानदार रेसिपी बुक लिख लें, लेकिन अगर उसे लागू करने वाली मशीनरी में संवेदनशीलता और जवाबदेही नहीं है तो वो न्यायपूर्ण समाज का सपना बस एक क्रूर मजाक बनकर रह जाता है। एकदम सही बात है। संविधान ने लालुंग को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा का अधिकार तो दिया था, लेकिन राज व्यवस्था की संवेदनहीनता ने उस अधिकार को उनके पूरे जीवन काल के लिए ही छीन लिया। 54 साल बिना किसी सुनवाई के। मतलब ये केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये उस सवाल का जवाब है कि क्यों माओवाद जैसी विचारधाराएं जन्म लेती हैं। जब राज व्यवस्था एशियाई खेलों के मामले में इतनी तत्परता दिखा सकती है, तो लालुंग के मामले में इतनी अंधी कैसे हो सकती है? और यही वो बिंदु है जहां संस्थाओं से ज्यादा उन्हें चलाने वाले इंसानों की नीयत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। देखिए, संविधान एक ढांचा देता है, संस्थाएं औजार देती हैं, लेकिन अगर उन्हें चलाने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से ही मुंह मोड़ लें तो वो पूरा का पूरा ढांचा ढह जाता है। तो आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने सच में एक बहुत लंबा सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे सम और विधान मिलकर इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं में समानता तय करते हैं। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे अनुच्छेद 17 में लिखे बस एक वाक्य को हकीकत बनाने के लिए 1955 का नागरिक अधिकार अधिनियम बनाया गया। और हमने ये भी देखा कि आपातकाल के कड़वे सबक के बाद कैसे 44वें संशोधन ने सरकार की शक्तियों पर हमेशा के लिए लगाम कसी। रामलीला मैदान का मामला हमें बताता है कि शांति से सोना भी हमारे जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात जो हमने जानी वो ये कि राज व्यवस्था समय के साथ कैसे खुद को अपडेट करती है। नई जरूरतों को पूरा करने के लिए महिला आयोग या मानवाधिकार आयोग जैसी गैर संवैधानिक लेकिन बेहद अहम संस्थाओं का जन्म होता है। तो ये सब ये दर्शाता है कि ये व्यवस्था एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है। जब इसके पुर्जे सही काम करते हैं तो एशियाई खेलों के मजदूरों को उनका पूरा हक मिलता है। और जब उन्हीं पुर्जों में जंग लग जाता है तो मचल लालुंग अपनी जिंदगी के अमूल्य 5 दशक सलाखों के पीछे खो देते हैं। इस पूरी चर्चा ने हमारे सामने सच में एक बहुत ही गहरी और कुछ हद तक बेचैन करने वाली तस्वीर पेश की है। हम अक्सर मान लेते हैं कि कानून की किताब में जो लिखा है बस वही अंतिम सत्य है, लेकिन असलियत में तो वो किताब तब तक खामोशी रहती है जब तक कि उसे लागू करने वाले हाथ पूरी ईमानदारी से काम न करें। बिल्कुल। और उन हाथों की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम की है जिसमें हम सब भी आते हैं। सही कहा आपने। तो ये हम सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। वो क्या? सवाल ये है कि अगर एक बेहतरीन संविधान हर नागरिक को बराबरी और न्याय की पक्की गारंटी देता है, लेकिन उसी देश के सिस्टम की लापरवाही एक गरीब आदमी की जिंदगी के 54 साल बिना किसी जुर्म के निकल जाती है,
तो असली ताकत आखिर है किसमें? उस पवित्र किताब में लिखे गए सुनहरे शब्दों में, या उन लोगों की नीयत और संवेदनशीलता में जिन्हें उन शब्दों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई है? ये तो सच में एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर उस व्यक्ति को खोजना चाहिए जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। नियमों की जटिलता और नियत की इस कड़वी सच्चाई के बीच के इसी फासले को समझने के विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। किताबों से परे हकीकत की इस दुनिया पर गौर करना ही शायद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।